हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है दीपक और मैं आप सभी का वेलकम करता हूं मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जहां मैं एक सीरीज़ लेके आया हूं क्लास 11th और 12th की। यहां हम फ़िज़िक्स को स्टडी करेंगे। क्लास 11th और 12th की फ़िज़िक्स, जी हाँ, फ़िज़िक्स को हम पढ़ेंगे इन डेप्थ में। हर चैप्टर को, हर टॉपिक को, हर डेफिनेशन को डिफ़ाइन करेंगे, अच्छे से डिराइव करेंगे हर डेरिवेशन को, और इन डेप्थ में जानेंगे कि कोई प्रोसेस है कैसे हो रहा है और क्यों हो रहा है, उसकी एप्लीकेशंस क्या है, नेसेसिटी क्या है, कैसे वो काम करता है रियल लाइफ में, और हर एक एग्जाम्पल के साथ हम हर चीज़ को जानेंगे। और उससे पहले, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले मैं आप सभी को ये बता दूं कि दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो ऑन यूट्यूब एंड मैं अपना अच्छा दूंगा, पूरी कोशिश करूंगा। आई विल ट्राई माय बेस्ट एंड प्लीज़ सभी लाइक करें वीडियो को, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके प्लीज़ शेयर करें। तो हम चैप्टर 1 11th क्लास का है, पहले 11th क्लास को हम स्टार्ट करेंगे 11th क्लास से, उसके बाद 12th क्लास की सीरीज़ को स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स की। तो क्लास 11th का चैप्टर है मेज़रमेंट। आप सभी को पता है, फिज़िकल वर्ड एंड मेज़रमेंट। लेकिन उससे पहले, उस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले ये मैं जानना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप किसी चीज़ को पढ़ते हैं, आपको फ़िज़िक्स पढ़नी है, मैथमेटिक्स पढ़ना है, केमिस्ट्री पढ़नी है, तो ये आपके दिमाग में आना चाहिए या नहीं कि मैं जिस चीज़ को पढ़ रहा हूँ उससे रिलेटेड मुझे ऑलरेडी कुछ पता हो या नहीं है, या होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। फ़िज़िक्स हम पढ़ रहे हैं तो मेरा ये मानना है कि हम चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक्चुअल में ये जाने कि व्हाट एक्चुअली अ फिज़िक्स इज़, व्हाट एक्चुअली द फिज़िक्स इज़। फ़िज़िक्स है क्या? हम जिस चीज़ को पढ़ रहे हैं, अगर हमें उसका पता ही नहीं है एक्चुअल में कि क्या है, तो हम क्या जानेंगे? फ़िज़िक्स को आप गूगल करिए, विकिपीडिया करिए, यूट्यूब करिए, कहीं भी जाइए, किसी टीचर से पूछिए, कोचिंग सेंटर से, तो आपको फ़िज़िक्स की डेफिनेशन नियरली डिफरेंट ही मिलेगी, क्योंकि हर कोई इसको एक अलग ही टर्म में डिफ़ाइन कर देता है। फ़िज़िक्स एक बहुत ब्रॉड है, गलती किसी की भी नहीं है, बहुत बड़ी एक ब्रॉड अपने आप में एक स्कोप है फ़िज़िक्स का। तो उसको डिफ़ाइन करना, या मुझे लगता है ये बहुत मुश्किल है, कोई सिमिलर डेफिनेशन आपको नहीं मिलेगी, और डिफरेंट व्यूज़ होंगे सभी के। तो मेरा भी फ़िज़िक्स को लेके एक व्यू है कि फ़िज़िक्स क्या है। मेरे व्यूज़ में अगर मैं आपसे पूछूं कि फ़िज़िक्स को आप एक वर्ड में डिफ़ाइन करिएगा, तो आप कैसे करेंगे उसको? एक वर्ड फ़िज़िक्स के लिए आपको बोलना है। जी हाँ, फ़िज़िक्स का वो वर्ड है क्रिएटिविटी। क्रिएटिविटी क्या है? फ़िज़िक्स का ही सिनोनिम है, क्योंकि आइडियाज़ को बोर्न करना सबसे ज़रूरी है फ़िज़िक्स के स्टूडेंट के लिए। अगर वो आइडियाज़ को बोर्न कर सकता है अपने दिमाग में, किसी चीज़ को पढ़ के, ग्रेविटी उसने पढ़ा, उस चीज़ को पढ़ के अगर वो आइडियाज़ बोर्न करता है, उसकी एप्लीकेशन को अपने ब्रेन में सोच सकता है बिना बुक की हेल्प लिए, बिना यूट्यूब की हेल्प लिए, तो ये समझ लो कि फ़िज़िक्स उसका बेस्ट सब्जेक्ट होना चाहिए। वो मास्टर हो सकता है भविष्य में फ़िज़िक्स का। नासा से उसके लिए कॉल आ सकती है, अगर मैं लेट मी ट्रू टू यू, तो क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है कि क्रिएटिव होना। एल्बर्ट आइंस्टीन भी क्रिएटिव थे, तो आज देखना आप वो कहाँ हैं। क्रिएटिविटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जी हाँ, क्यूरियोसिटी आप पैदा करिए कि अपने अंदर उस चीज़ को जानने की इच्छा होनी चाहिए कि क्यों ये मैं आपको बोल रहा हूँ, आपको मेरी वॉइस सुन रही है, तो ये किस माध्यम से आ रही है, क्यों आप सुन पा रहे हो, मैं विजिबल हो रहा हूँ क्यों, ये फैन चल रहा है यहाँ पे, ये लाइट पड़ रही है, ये सभी फिज़िक्स है। अगर हम इसको जानने की इच्छा करते हैं, आजकल तो बच्चे 10th 9th क्या 8th 5th क्लास के बच्चे ये इंटरेस्टेड हो जाते हैं, मैग्नेट से खेल रहे हैं, उनको लगेगा कि भाई ये कैसे अट्रैक्टिव है, रिपल्शन है, कैसे हो रहा है। लेकिन छोटे हैं, उनका लेवल नहीं है, स्कोप नहीं है ये जानने का कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन फिर भी क्रिएटिविटी उनके अंदर ये पैदा हो रही है कि ये क्यों हो रहा है। उनको जानने की ज़रूरत नहीं है भाई कि क्यों हो रहा है भाई, लेकिन उनको ये पता है, क्रिएटिविटी है उनके अंदर ये जानने की। तो ये ज़रूरी है, ये बहुत ज़रूरी है फ़िज़िक्स के स्टूडेंट में।
ये आप अपने अंदर पैदा करें। तो यही फिज़िक्स है। एनसीईआरटी में तो आप सिंपल आप एग्ज़ाम में लिख सकते हो, फिज़िक्स इज़ द ब्रांच ऑफ साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ ऑल द फिजिकल फेनोमेनाज अराउंड अस हैपन अराउंड अस। वही फिज़िक्स है। फिज़िक्स इज़ द स्टडी ऑफ द फिजिकल फेनोमेनाज या नेचुरल साइंस की स्टडी फिज़िक्स है। देयर आर सो मैनी डेफिनेशन एंड सो आप अपनी ही एक डेफिनेशन ईजाद करिएगा, क्योंकि थोड़ा क्रिएटिव आपको होना चाहिए। तो फिज़िक्स को डिफ़ाइन किया हमने एक वर्ड में, वो है क्रिएटिविटी। आइडियाज़ को बोर्न करना ही ये फिज़िक्स है एक्चुअल में। हर चीज़ को देख के आप ये जानने की इच्छा रख सकते हैं कि क्यों हो रहा है और कैसे हो रहा है। उसकी एप्लीकेशंस को जानने की आप अपने अंदर बढ़ा सकते हैं क्यूरियोसिटी। तो फिज़िक्स डिफ़ाइन किया, उसके बाद हम ब्रांचेस पढ़ते हैं फ़िज़िक्स की। कितनी ब्रांचेस हैं फ़िज़िक्स की? देयर आर 2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स, बेसिकली 2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स। वन इज़ क्लासिकल फिज़िक्स एंड वन इज़ मॉडर्न फिज़िक्स। सो अ थर्ड वन इज़ ऑल्सो देयर विच इज़ क्वांटम फिज़िक्स। सो लेकिन अभी क्वांटम फिज़िक्स में हम जाएंगे नहीं, क्योंकि क्लास 12th में 2 चैप्टर हैं क्वांटम मैकेनिक्स, थोड़ा बहुत यूज़ हुआ है। जैसे ऑप्टिक्स में है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल है, हाइगन अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, और क्लास एटम एंड न्यूक्लियाई चैप्टर है वहाँ पर 12th में, और फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट है, वहाँ भी कुछ है क्वांटम का, लेकिन इतना ज़्यादा है नहीं। सो बेसिकली देर आर 2 ब्रांचेस ऑफ फिज़िक्स जो मैं आपको आज बताऊँगा, और हम इंट्रोड्यूस कर रहे हैं फिज़िक्स को कि फ़िज़िक्स क्या है। यही हमारे चारों ओर जो घटनाक्रम हो रहा है यही फिज़िक्स है। हवा का चलना प्रेशर है, सूरज की रोशनी आना हमारे पास, स्पेक्ट्रोस्कोपी कैसे हम पता कर लेते हैं कि सन की रेज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ये 7 कलर से विजिबल लाइट बनी हुई है, कैसे गामा रेडिएशन क्या है। हम इंग्लिश मूवीज़, हॉलीवुड मूवीज़ आजकल बहुत ज़्यादा बच्चे देखते हैं, और इन्फिनिटी वॉर, एवेंजर, एंड गेम आपने देखी। सो फिज़िक्स ही फिज़िक्स भरा पड़ा है। अगर आप फिज़िक्स में इंटरेस्ट ले रहे हैं तो यकीन मानिए कि आप हर चीज़ में इंटरेस्ट ले रहे हैं दुनिया की। एक आर्ट का बच्चा, एक कॉमर्स का बच्चा उस चीज़ से किसी चीज़ को देख के वो आइडियाज़ अपने ब्रेन में नहीं डाल सकता जो एक फ़िज़िक्स का, जो एक साइंस का बच्चा डाल सकता है। अगर डैम गिर रहा है सामने से तो उसको फिज़िक्स का बच्चा कैसे क्या लॉजिक लगाएगा भाई? काइनेटिक एनर्जी, वहाँ पोटेंशियल एनर्जी स्टोर है, काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो रही है, इलेक्ट्रिसिटी बन रही है। सो देयर आर ह्यूज, बहुत बड़ा स्कोप है। आप किसी भी चीज़ को, मैं कह रहा हूँ एक मिट्टी के कण को अगर आप उठा के एनालाइज करेंगे तो वहाँ फिज़िक्स आपको मिल जाएगी। हर जगह फिज़िक्स है हमारे चारों, आप कहीं भी देख लीजिए। ये मैं आप ज़्यादा एक्सप्लेन आप नहीं करूँगा, क्योंकि हर जगह फिज़िक्स है। हम 2 ब्रांचेस फिज़िक्स की मैंने आपको बता रहा हूँ, क्लासिकल फ़िज़िक्स, मॉडर्न फिज़िक्स। इसको हम अच्छे से जानेंगे कि क्या है क्लासिकल फ़िज़िक्स, जिसको थ्रू आउट बच्चे नहीं जान पाते हैं, क्योंकि इस टीचर इतना इंटरेस्ट लेते नहीं हैं। एनसीईआरटी, सीबीएसई स्कूल्स में पढ़ते हैं बच्चे और बस मार्क्स के लिए दौड़ते हैं, आ भी जाते हैं। फिर भी जानना मेरे हिसाब से बहुत ज़रूरी है हर चीज़ को। तो क्लासिकल फ़िज़िक्स क्या है? क्लासिकल फ़िज़िक्स एक्चुअल में क्या है कि there are 2 type of objects. One is macroscopic objects and another one is microscopic. We all know in 10th class we read all about that microscopic and macroscopic. So classical physics is basically depend on the macroscopic objects, celestial bodies like earth and sun, stars, galaxies, black hole, everything lies in the classical physics. Means object ka size, the scale of the object is size of the object is far greater than the size of the atom. हम एटम को अगर एक मान के चले बेस, तीनों के लिए, दोनों क्लासिकल और मॉडर्न के लिए, तो एटम को अगर बेस मान के चले तो क्लासिकल फिजिक्स में क्या है कि साइज ऑफ एटम्स बहुत ज़्यादा बड़ा है, सॉरी साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा बड़ा है एटम के कंपैरिजन में। और मॉडर्न फिजिक्स में साइज को हम
डिमिनिश कर देते हैं और बहुत कम साइज, नियरली एटम के साइज़ की हम स्टडी करते हैं। एटम से छोटा भी इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की हम स्टडी करते हैं, वो मॉडर्न फिजिक्स होती है। क्लासिकल फिजिक्स में आए दोबारा, वहाँ जो ऑब्जेक्ट की स्पीड होती है वो स्पीड ऑफ लाइट तक नहीं पहुंच पाती, बहुत बहुत कम होती है स्पीड ऑफ लाइट से। स्पीड ऑफ लाइट पे ब्रेक कर जाएंगे क्लासिकल फिजिक्स के लॉज। बहुत सारे लॉज हैं जो ब्रेक करते हैं। न्यूटन के लॉज ऑफ मोशन हम पढ़ेंगे 11th क्लास की 3rd चैप्टर में, वो हम वैलिड हैं, हम पढ़ेंगे, CBSE में मार्क्स भी मिलेंगे। लेकिन एक्चुअल में स्पीड ऑफ लाइट पे अगर ट्रैवल कोई ऑब्जेक्ट करता है तो ऑल द लॉज, ऑल द 3 लॉज आर ब्रोकन डाउन एट दैट सिचुएशन। सो स्पीड ऑफ लाइट क्लासिकल फिजिक्स में नहीं उसके इक्वल हम जा सकते, और साइज़ भी बहुत बड़ा होना चाहिए। इसलिए सेलेस्टियल बॉडीज़ लाइक अर्थ, प्लेनेट पे ये काम करता है, प्लानिटरी सिस्टम। जैसे आर्यभट्ट है, क्लासिकल एक्चुअल में है क्या? क्लासिकल वर्ड का मीनिंग ही ओल्ड होता है, ये ओल्डेस्ट फिजिक्स है। उस वक्त हमें इतना नॉलेज नहीं था कि हम एटम जितनी छोटी चीज़ को स्टडी कर पाए, या हम स्पीड ऑफ लाइट के नियरली ट्रैवल करने वाले ऑब्जेक्ट को स्टडी कर पाए। सो वहाँ वो क्लासिकल फिजिक्स है। आर्यभट्ट की थ्योरीज़ हैं, प्लानिटरी सिस्टम है, केपलर के लॉज हैं, न्यूटन के लॉ ऑफ ग्रेविटी है, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन है, और ये सब क्या है, मैक्सवेल्स की इक्वेशंस जो हैं हमारी जितनी भी हैं वो पूरी 12th क्लास की फ़िज़िक्स को डिफ़ाइन कर देती हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इक्वेशंस मैक्सवेल्स की, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक फील्ड सब कुछ उससे रिलेटेड है, वो भी क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। न्यूटनियन लॉज जितने भी हैं क्लासिकल फिजिक्स के पार्ट है। कोपरनिकस की होलिसेंट्रिक थ्योरी भी क्लासिकल फिजिक्स की ही बात करें। यहाँ अब हम मॉडर्न फिजिक्स की बात करेंगे। यहाँ हम एटम के लेवल पे जो है चले जाते हैं, और स्पीड, नियरली स्पीड ऑफ लाइट के वो चीज़ ट्रैवल करती है ऑब्जेक्ट, तब वो मॉडर्न फिजिक्स है। मॉडर्न मीन्स नाम से ही आपको पता लगेगा कि हाँ भाई हम किसी मॉडर्न चीज़ की बात कर रहे हैं। मॉडर्न मीन्स हाई टेक चीज़। अब हम माइक्रोस्कोपिक पे आ चुके हैं, मैक्रोस्कोप की बजाय माइक्रोस्कोपिक लेवल पे अब हम आ चुके हैं। वहाँ एटम की हम बात कर रहे हैं, एटम से भी छोटा 10⁻14 तक हम जा चुके हैं, इतना छोटा लेवल, एंगस्ट्रॉम तक हम जा चुके हैं। ये मॉडर्न फिजिक्स है, वो क्लासिकल फिजिक्स थी। अब डिफरेंस मुझे लग रहा है कि आप समझ पा रहे हैं कि मॉडर्न फिजिक्स के क्लासिकल फिजिक्स न्यूटन है, कोपरनिकस है, आर्यभट्ट है, वो ओल्डेस्ट जो है बात करते हैं। थर्मोडायनेमिक्स इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ द क्लासिकल फिजिक्स, वहाँ पर वो भी क्लासिकल फिजिक्स का ही पार्ट है। गैसेस की स्टडी को हम थर्मोडायनेमिक्स, इन शॉर्ट में गैसेस की स्टडीज़ को बोलते हैं, जैसे लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स और 3 लॉज ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, वो क्लासिकल फिजिक्स का पार्ट है। एंट्रोपी को हम पढ़ते हैं, और जितना भी हम पढ़ते हैं, जैसे इंजन की कैफिशिएंसी को हम पढ़ते हैं, और रेफ्रिजरेटर की हम यहाँ बात करेंगे इस चैप्टर 11th के चैप्टर्स में। तो वो सारा का सारा क्या है, क्लासिकल फिजिक्स है। 11th ही क्लासिकल फिजिक्स पे ही चलेगी पूरी। मॉडर्न फिजिक्स 12th क्लास। तो मॉडर्न फिजिक्स में हम ये साइज ऑफ एटम की बात करते हैं, एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करते हैं। तो ये थोड़ा सा मॉडर्न हो जाता है, नाम से ही आपको लग रहा होगा कि हम इन डेप्थ में स्टडी इसको करेंगे। जब हम स्टडी करेंगे तो ये 2 तरह की मैंने बताई है। एक थर्ड मैंने स्टार्टिंग में आपको बताया था, क्वांटम फिजिक्स भी होता है जो सब एटॉमिक लेवल्स की बात करता है। ये एटॉमिक लेवल की नहीं, सब एटॉमिक पार्टिकल्स की बात करता है। यहाँ पर हम पढ़ेंगे क्वांटम फिजिक्स में, हम पढ़ेंगे कि सब एटॉमिक पार्टिकल है, जैसे न्यूट्रॉन और प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन से भी छोटे क्वार्क्स हैं, हिग्स बोसॉन्स हैं, और हेड्रॉन है, काफ़ी सारे पार्टिकल्स वहाँ पे। फर्मियोन और बोसॉन की बेसिकली हम स्टडी करते हैं मोटा मोटा। अगर मैं आपको बताऊं कि क्लासिकल क्वांटम फिजिक्स को हम 2 चीज़ में ब्रेक कर देते हैं, फर्मियोन्स और बोसॉन्स। बोसॉन्स वो चीज़ है, फर्मियोन्स में सारे पार्टिकल्स आते हैं हमारे पास, न्यूट्रॉन है, प्रोटॉन, न्यूट्रिनो, इलेक्ट्रॉन, क्वार्क्स, एवरीथिंग, स्ट्रेन, चार्म। यहाँ पर बोसॉन्स में जो है जितने भी हमारी फंडामेंटल फोर्सेस हैं, जी हाँ बहुत इंपॉर्टेंट है। 11th क्लास में ज़रूर ये पेपर में स्ट्राइक करता है क्वेश्चन, फंडामेंटल फोर्सेस से रिलेटेड 1 या 2 नंबर का। तो फंडामेंटल फोर्स, देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस। वो चारों फंडामेंटल फोर्सेस बोसॉन्स पे ही काम करते हैं। बोसॉन पार्टिकल ही उनका जन्मदाता है, मैं कहूँ फादर है, जो उनको ओरिजिनेट करता है
चारों फोर्सेस को, बोसॉन्स। कौन से बोसॉन पार्टिकल्स हैं हम स्टडी करेंगे। वैसे क्वांटम फिजिक्स में हम जाएंगे नहीं, हम क्लासिकल और मॉडर्न फिजिक्स ही हमने अभी तक बताया है। एक ओल्डेस्ट है, एक मॉडर्न है, सिंपल, और कोई लॉजिक नहीं है इसमें। आप जितने भी सेलिशियल देखोगे, पुराने लॉज को पढ़ोगे, पुराने कितने भी लॉज है सारे क्लासिकल है। मॉडर्न जितने भी हैं, एल्बर्ट आइंस्टीन की थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नियरली हर स्टूडेंट को ही पता होगा। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, मास एनर्जी इक्विवेलेंस है। बहुत सारी चीज़ें हैं, जैसे क्वांटम मैकेनिक्स है। ये सब यहाँ पर डी ब्रोगली ने जैसे वेव नेचर दिया पार्टिकल का, तो ये सब यहाँ पर जो है मॉडर्न फिज़िक्स का ही पार्ट है। तो बहुत वास्ट है मॉडर्न फिज़िक्स भी, लेकिन क्वांटम फिज़िक्स तो मुझे लग रहा है कि चेजेबल है, कि गॉड को वो चेज करना चाह रहा है आदमी क्वांटम फिज़िक्स में। स्ट्रिंग थ्योरी को, जैसे स्ट्रिंग थ्योरी आई थी मुझे लग रहा है कि अगर स्ट्रिंग थ्योरी सही साबित हो जाए तो शायद हम मेरे पास वर्ड्स नहीं है कि हम कहाँ चले जाएं। भाई हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, येस ऑफ कोर्स हम टाइम ट्रैवल कर सकते हैं, पास्ट फ्यूचर सब कुछ। स्ट्रिंग थ्योरी एक ह्यूमन बॉडी को डिफाइन कर देती है पूरी को, कि हम स्ट्रिंग से बने हैं। एटम क्वार्क्स भी छोटे छोटे स्ट्रिंग्स धागे टाइप होते हैं, उनसे बने हैं। तो अभी जाएंगे नहीं हम डेप्थ में यहाँ पर। तो यह हमने फिजिक्स पढ़ी है, क्लासिकल मॉडर्न फिजिक्स। मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक वर्ड से हम निकल कर आते हैं 4 फंडामेंटल फोर्सेस पे। देयर आर 4 फंडामेंटल फोर्सेस, यही पूरी फिजिक्स को डिफाइन कर देंगे। जी हाँ, फोर्सेस बहुत सारी हैं, एनर्जीज भी बहुत सारी हैं। फोर्सेस हमारे पास जो 4 हमारे पास फंडामेंटल फोर्सेस हैं, नंबर 1 इज ग्रेविटेशनल फोर्स, नंबर 2 इज strong nuclear force, number 3 is weak nuclear force, and number 4 is electromagnetic force। तो हम थोड़ा बहुत इनके बारे में अभी जानेंगे। बाकी हम यूनिट जब पढ़ेंगे तो बिल्कुल चाहे कितना भी टाइम लग जाए, यूनिट को जब हम पढ़ेंगे तो हर चीज़ को एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे। ये मेरा वादा है आपसे कि हर चीज़ को एक एग्जाम्पल से पढ़ेंगे, एक एप्लीकेशन से पढ़ेंगे। एक यूनिक एप्लीकेशन मैं आपके लिए लेके आऊँगा और आपको खुद भी दूंगा कि भाई आप आइडियाज़ दूंगा कि आप उसको खोजिए, कहीं से निकालें एप्लीकेशंस को, अपने ब्रेन में आइडियाज़ को बोर्न करें। सो पहली ग्रेविटेशनल फोर्स है। इट इज़ द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द टू लार्ज ऑब्जेक्ट्स एंड हैवियर ऑब्जेक्ट्स। जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया सेलिशियल ऑब्जेक्ट्स की हम बात करते हैं। अर्थ और सन के बीच में जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, मून और अर्थ के बीच में जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, मेरे और इस अर्थ के बीच में, सरफेस के बीच में जो ग्रेविटेशन अट्रैक्शन है, ये क्या है? ये ग्रेविटी है, ये ग्रेविटेशनल फोर्स है। एक्चुअल में ग्रेविटी और ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशन, दीज बोथ टर्म्स आर डिफरेंट। यू नो, आप जानेंगे कि ये दोनों भी अलग है। ग्रेविटी कोई अलग चीज़ है, ग्रेविटेशन एक अलग चीज़ है। ये मैं यूनिट में आपको हर चीज़ को बताऊंगा। एक्चुअल में बच्चों को पता नहीं होता है, सिर्फ ग्रेविटी सुनते हैं और वो थ्रू आउट उसी चीज़ को बोलते हैं। तो ये दोनों भी अलग है। हम यहाँ ग्रेविटेशन फोर्स की बात कर रहे हैं। ग्रेविटेशन फोर्स की जो ब्रह्मांड में, यूनिवर्स में 2 बड़ी ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है, सेंट्रिक है, सेंटर से लगता है। और फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, इनवर्स स्क्वायर लॉ है ये, और स्क्वायर के इनवर्स, डिस्टेंस का इनवर्स स्क्वायर लॉ है। तो ये ग्रेविटेशन है। इसको सबसे पहले जो दिया था वो आइजैक न्यूटन ने दिया था। वी ऑल नो Isaac Newton was the first to propose the gravitational law, and after that Albert Einstein makes some changes in this. Albert Einstein says that the gravitation is not a force. It is actually a space time curve. वो भी हम यूनिट में पढ़ेंगे थोड़ा बहुत, कि कैसे एल्बर्ट आइंस्टीन ने न्यूटन के ग्रेविटेशन फोर्स के लॉ को वहाँ पर चेज़ किया और अपनी एक नई थ्योरी दी वहाँ पर। थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी में ये चीज़ आई फिर। तो ग्रेविटेशन फोर्स, अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को अगर हम 1 माने, तो इसके बाद जो स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स है वो वीक न्यूक्लियर फोर्स है। जी हाँ, ग्रेविटेशन फोर्स सबसे वीकेस्ट फोर्स है इस यूनिवर्स की, लेकिन ये इनफाइनाइट रेंज तक जो है अपना काम कर सकती है। बहुत
बहुत दूर तक आप मान नहीं सकते कि मुझे लग रहा है कि पूरे ब्रह्मांड में यहाँ पर अगर कोई चीज़ गतिविधि होती है, ग्रेविटेशनल इम्पैक्ट होता है, तो वो पूरे यूनिवर्स में कभी ना कभी फील होगा किसी दूसरे यूनिवर्स के एज पे। तो ये बहुत लार्ज साइज की है, डिस्टेंस बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट इसका स्केल है, तो इसकी रेंज बहुत ज़्यादा है। सबसे ज़्यादा रेंज ग्रेविटेशनल फोर्स की है, लेकिन ये वीकेस्ट फोर्स है। सारी चारों फोर्सेस में सबसे वीकेस्ट फोर्स यही है। इसके बाद हम बात करते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स की। जी हाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स ग्रेविटेशन फोर्स के बाद जो है स्ट्रॉन्ग है थोड़ा। तो वो कितना स्ट्रॉन्ग है, अगर हम ग्रेविटेशन फोर्स को 1 माने तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻⁴ नियरली 25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन दी ग्रेविटेशनल फोर्स। जी हाँ, 10⁻25 10⁻25 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। तो कहाँ काम करता है वीक न्यूक्लियर फोर्स? जैसे बीटा डिके हम पढ़ेंगे। डिके जब कोई आपको शॉर्ट अगर मैं ओपनली तरीके से बताऊं, जैसे बीटा डिके अभी नहीं समझ पाएंगे नए बच्चे, तो मैं आपको अगर बताऊं, जैसे एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल डिफ्यूज़ होता है 2 पार्ट्स में, और एक अलग न्यू पार्टिकल को वो अगर जन्म देता है, तो उस चीज़ को हम बोलते हैं डिके होना उस पार्टिकल का। और डिके होके उसने कुछ रेजिड्यूल अपना दूसरा एक पार्टिकल जो है ओरिजिनेट किया है। ये चीज़ जो है करती है कौन सी फोर्स? वीक न्यूक्लियर फोर्स। जी हाँ, वीक न्यूक्लियर फोर्स यहाँ पे काम करती है, इलेक्ट्रॉन्स को बनाती है, न्यूट्रॉन को बनाती है, नए प्रोटॉन्स को बनाती है। यही वीक न्यूक्लियर फोर्स का जो है काम है। और डिके में काम करता है, एक पार्टिकल को दूसरे पार्टिकल में चेंज कर देता है। ये भी यही काम जो है वीक न्यूक्लियर फोर्स करता है। उसके बाद हम बात करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, जो 10⁻36 आई थिंक दैट यस 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशन फोर्स को हम बेस मान के चल रहे हैं, वो 1 है, तो वीक न्यूक्लियर फोर्स 10⁻25 है, और अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स 10⁻36 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। लेकिन दोनों का रिलेशन है, दोनों इन्वर्स स्क्वायर लॉ को फॉलो करते हैं, दोनों अट्रैक्टिव भी हैं, लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्सिव भी है। जी हाँ, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स रिपल्शन का काम भी करता है। वी ऑल नो अबाउट द चार्जेस, क्योंकि ये चार्जेस पे बेस्ड होता है, चार्ज पार्टिकल्स पे। तो वी ऑल नो द लाइक चार्जेस आर रिपेल ईच अदर एंड अनलाइक चार्जेस आर अट्रैक्ट ईच अदर। और दो यहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म से ही जन्म लेता है। एक्चुअल में क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म के 2 पार्ट होते हैं, एक तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्लियरली इसके 2 पार्ट है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स के, एक इलेक्ट्रिक फोर्स होता है और एक मैग्नेटिक फोर्स होता है। इलेक्ट्रिक फोर्स चार्जेस, जो चार्जेस आपके रेस्ट में हैं, वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। जब चार्ज आपका मोशन में आता है तो वो मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक के साथ मैग्नेटिक का कंपोनेंट भी आ जाता है, और फिर वो मैग्नेटिक फील्ड की तरह काम करता है। सुपरमैन चार्ज पार्टिकल, यू मीन अगर 2 चार्ज पार्टिकल एक्सचेंज करते हैं अपने पार्टिकल्स को, तभी वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को जो है फील करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि जैसे मैं आपको बता रहा हूं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स काम कैसे करता है। ये चार्ज पार्टिकल फोटॉन्स जो होते हैं हमारे पास, फोटॉन्स जो पार्टिकल्स होते हैं, वो बेसिकली ओरिजिनेट करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को। फोटॉन्स की हेल्प से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जनरेट होता है। 2 अगर बार मैग्नेट है हमारे पास, तो उनके बीच में वो जब अट्रैक्शन करते हैं या रिपल्शन करते हैं, तो एक्चुअल में हमें फील्ड दिखता नहीं है उनका, लेकिन उनके जो पार्टिकल्स होते हैं, इस मैग्नेट के पार्टिकल और इस मैग्नेट के पार्टिकल, वो पार्टिकल एक्सचेंज होते हैं विद द हेल्प ऑफ फोटॉन्स, तभी वो अट्रैक्ट या रिपेल करते हैं। तो हम यूनिट में अच्छे से जानेंगे कि कैसे ये काम करते हैं। इतना टिपिकल नहीं है, बोर्ड पे अच्छे से अगर आपको एक्सप्लेन किया जाए तो आप सब कुछ समझ जाओगे। 4th जो है फोर्स हमारे पास आती है, और बहुत ज़बरदस्त फोर्स है। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। ये है स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, 10⁻38 टाइम्स स्ट्रॉन्गर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स।
जी हाँ, लेकिन शॉर्ट रेंज पे काम करती है। ग्रेविटेशन जितना इनफानाइट इसका रेंज नहीं होता कि ब्रह्मांड के दूसरे कोने में जो है इसको फील किया जाए। ये केवल इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स के बीच में काम करती है। आई थिंक ये न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, उनको बाउंड करके रखती है, उनको मींस बाउंड करके रखती है। एनर्जी देने से वो निकलते हैं, लेकिन ये इतना स्ट्रॉन्ग फोर्स होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, कि बिल्कुल इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को बाउंड करके आपस में रख देती है, जिससे क्या होता है कि वो बाहर इतनी आसानी से नहीं निकल पाते हैं। ग्लूऑन्स वो पार्टिकल है जो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स को जन्म देता है। ग्लूऑन पार्टिकल्स होते हैं प्रोटॉन के साथ भी और न्यूट्रॉन के साथ भी, वो उनको चिपका के इतनी स्ट्रॉन्ग तरीके से रखते हैं। तो रिलीज तो एनर्जी की हेल्प से तो वो निकलेंगे, ऑब्वियसली निकल जाएंगे, लेकिन फिर भी यही स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स है। और ये जनरली काम सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पे नहीं करता है, क्वार्क्स पे भी करता है। उससे भी छोटे लेवल को, ये सब एटॉमिक लेवल पे भी जो है ये काम करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आप मान लीजिए कि ट्रिलियन ऑफ ट्रिलियंस टाइम्स ये स्ट्रॉन्गर है ग्रेविटेशनल फोर्स से, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो आपने मूवी भी देखी होगी, मुझे लग रहा है कि आपने देखी है, एवेंजर्स एंड गेम, जब वो ऐसे थैनोस करता है और जितने भी वहाँ पर ह्यूमंस होते हैं या सुपर हीरोज़ होते हैं वो सभी डस्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उसका रीज़न जो है मेरे हिसाब से यही है। आप एक बार फिर इसको एनालाइज करके देखिए कि जो एटम्स को बाउंड जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कर रही है, एक्चुअली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स वो फोर्स है जो हमारी बॉडी के पार्टिकल्स को, सेल्स को या एटम्स को, एटम और एटम को जोड़ के ये रखती है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। जैसे ही करते हैं इतना ज़बरदस्त ब्लास्ट होता है, मीन्स पावर। ये एक पावर स्टोन की बात वहाँ हो रही है। 6 स्टोन्स उसके पास है, पावर स्टोन अपना काम करता है उस टाइम। वो क्या करता है कि जो एटम्स हैं इतनी एनर्जी प्रोड्यूस कर देता है कि एटम्स भी वैलेंस सेल्स से वो निकल जाते हैं इलेक्ट्रॉन्स, और वो बिल्कुल एकदम से जो है रिपेल हो जाते हैं। उनकी जो पावर है वो टूट के बिखर जाती है और सारा डस्ट में कन्वर्ट हो जाता है। तो यही उसका कारण है। आप मैंने चाहे कैसे बताया हो, मैंने आपको हिंट दिया है, आप ज़रूर उस चीज़ को एनालाइज करिएगा, एक बार ज़रूर सोचिएगा इससे रिलेटेड कि क्या ये यही कारण है। बाकी बहुत सारे हैं, मूवियाँ भरी पड़ी है हॉलीवुड की, अगर आप ध्यान से देखो तो। आंट मैन मुझे बहुत अच्छी लगी, वहाँ पर क्वांटम रेलम की बात है, क्वांटम फील्ड की बात है, और क्वांटम एंटेंगलमेंट भी अब नेक्स्ट पार्ट में उसका आ रहा है। तो बहुत, और डॉक्टर स्ट्रेंज, टाइम ट्रैवल, व्हाट अ ग्रेट मूवी दैट वाज। सो अभी के लिए बस इतना ही। आगे हम, काफ़ी लेंथी वीडियो हो गई है। सो फिज़िक्स को हमने जाना कि क्या है फिज़िक्स और कैसे हम इसको खेल खेल में सीखेंगे। अब एप्लीकेशंस, जी हाँ, ये मैं कैसे स्किप कर गया। एप्लीकेशन बहुत ज़्यादा ज़रूरी है हर चीज़ की। अगर आप एप्लीकेशन जान रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि आप कभी भी उस पर्टिकुलर टॉपिक को भूल जाएंगे। मुझे नहीं लगता कि आप कभी भूलेंगे। तो एप्लीकेशंस आप साथ में लेके चलिए। हर चीज़ का, हर टॉपिक की एप्लीकेशन आपको पता होनी चाहिए, नेसेसिटी पता होनी चाहिए। फिज़िक्स के आपने लॉ पढ़े हैं, आप मैथमेटिकल कैसे अप्लाई करेंगे। बेसिकली ये मैथमेटिक्स की एप्लीकेशन ही फ़िज़िक्स है पूरी की पूरी। फ़िज़िक्स के लॉज मैथमेटिक्स से ही डिराइव होते हैं, और पूरी जो है सीरीज़ ये मैं लेके आऊँगा 11-12 की, बहुत अच्छे से हम कवर करेंगे। आप प्लीज़ बने रहिएगा मेरे साथ। हर वीडियो के लिए आप ज़रूर देखिएगा, आपको इंटरेस्ट आएगा, कहीं जाने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मेरा आपसे वादा है। और आज के लिए बस इतना ही। सो प्लीज़ इसको लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, और अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करिएगा। थैंक यू।